नमस्कार, मेरा नाम अदिति अग्निहोत्री है और मेरा इस वर्ष IIMC यानी भारतीय जनसंचार संस्थान में चयन हुआ है हिंदी पत्रकारिता पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस लेक्चर में हम IIMC के बारे में और एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है उसके बारे में और इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इन 3 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले IIMC के बारे में। IIMC पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कराता है, ख़ासतौर पे ये पत्रकारिता का ही संस्थान है। इसमें हम रेडियो एंड टीवी जर्नलिज़्म, हिंदी जर्नलिज़्म, इंग्लिश जर्नलिज़्म, उर्दू जर्नलिज़्म और ऐसे ही 2-3 रीजनल भाषाओं में ये पत्रकारिता की पढ़ाई कराता है। ये MA डिग्री नहीं है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है जो 1 साल के लिए होता है और ये दिल्ली में स्थित है, जो JNU का कैंपस है उसमें। अब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं। इस बार तो परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी, तो उसका पैटर्न और जो सवाल थे वो पूरी तरह से बदले हुए थे। लेकिन पहले हम जो परंपरा चली आ रही है ऑफलाइन एग्ज़ाम की, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर परिस्थितियाँ सुधरी तो एग्ज़ाम जो है वो इस बार ऑफलाइन मोड में ही होगा। अगर हम ऑफलाइन मोड की बात करें तो एग्ज़ाम 5 भागों में डिवाइड होता है। एग्ज़ाम पेपर, उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन GD और इंटरव्यू भी होता है। तो एग्ज़ाम में सब 5 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले 2 टिप्पणियाँ आपको करनी होंगी 200 शब्दों में। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है जिसमें 250 शब्दों में टिप्पणी करनी होती है। उसके बाद तीसरा सेक्शन होता है जिसमें कुछ व्यक्तियों के नाम, जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो 1 साल के अंदर चर्चा में रहे हैं, उन व्यक्तियों के बारे में या किसी जगह के बारे में या किसी संस्था के बारे में आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी होती हैं। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन। इसमें आपको इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया होता है जिसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है और ट्रांसलेशन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमें उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसके भाव का अनुवाद करना है, शब्द टू शब्द अनुवाद नहीं करना है। इसके बाद जो एग्ज़ाम का 5वां हिस्सा होता है उसमें एक खबर आपको दी होगी जिसे आपको संपादित करना होगा, यानी जिसकी एडिटिंग करनी होगी। ये एडिटिंग शब्दों के स्तर पर, यानी कि अगर कोई वर्तनी गलत है तो उसमें, या फिर तथ्यों के स्तर पर होगी। तथ्य मतलब कि हो सकता है पहली लाइन में लिखा हो कोई 18 वर्ष और तीसरी लाइन में उसी वर्ष को 23 वर्ष कर दिया हो, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ऑफलाइन पेपर 5 हिस्सों में डिवाइड होता है जो मैंने आपको अभी बता दिए। अब हम ऑफलाइन पेपर करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें शब्दों का खास तौर पे ध्यान रखना है कि 200 शब्दों के अंदर या 200 शब्दों में ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर शब्द कम होते हैं या शब्द ज़्यादा होते हैं तो मार्क्स कटने की आशंका रहती है। ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में परीक्षा में बस ये अंतर है कि ये बहुविकल्पीय था। इसका मतलब है कि एक सवाल था, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से आपको टिक करना था, तो ये बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने वाली बात थी। जबकि हम जब ऑफलाइन में करते तो हम पूरे किसी टॉपिक के पूरे परिदृश्य को, उसके इतिहास को और भविष्य में क्या संभावनाएँ हैं उस टॉपिक का जो भी सब्जेक्ट है उसको लेके उसमें हम लोग पूरा एक अच्छे से मैटर तैयार करके लिखते हैं। इस बार सिर्फ आपको तिथियां या जगह या किसी व्यक्ति का नाम ये सब याद करना होगा। और जो इस बार सिलेबस था वो पिछली बार से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि इस बार इसमें करंट अफेयर्स, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की बात करने के साथ ही भारत के संविधान के बारे में जो भी मुख्य आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद दिए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को लेके जो भी दिया गया है, या जो हमारे एक नागरिक के तौर पे जो अधिकार हैं वो किस किस अनुच्छेद में आते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। और साथ ही साथ विश्व राजनीति की जो मुख्य बातें हैं, जैसे कि अगर हम अभी की बात करें तो अमेरिका का चुनाव है, या कहीं भी जैसे नेपाल में अभी सत्ता का जो भी परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हमें ये सब पढ़ना होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर पे हमें नाम और तिथियों पर ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कोरोना वायरस को लेके भी इस बार सवाल आए थे। रहता पूरा करंट ही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है और कई बार काफ़ी पुरानी चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि इस बार जो भारत का इतिहास है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास या नोबेल प्राइज़ विनर्स के नाम ले लीजिए, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन एग्ज़ाम में इंक्लूड की गई थी। ये खास तौर पे हिंदी और इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए था। वहीं अगर हम EdPR की बात करें, एडवर्टीज़मेंट एंड पब्लिक रिलेशन, तो इसके लिए हमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका जो ब्रांड है उसके बारे में पढ़ना होगा। वो कंपनियां कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, उनका संस्थान कहाँ पे है, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, इस बारे में हमें जानना होगा। उनका लोगो कैसा दिखता है, लोगो का कलर कैसा है, वो सारा।
जैसे इस बार एक क्वेश्चन था नेस्कैफ़े को लेके कि नेस्कैफ़े की संस्थापना किसने की और इसका मुख्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था। तो जो भी हम न्यूज़ में देखते हैं जिनके ऐड ज़्यादा आते हैं उनके बारे में हमें ख़ास तौर पे पढ़ना होगा। बड़ी आईटी कंपनियाँ, अगर कोई आईपीएल की स्पॉन्सर है ड्रीम 11, उसका मालिक कौन है, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऐड आते हैं, हमें उन सब के बारे में पढ़ना होगा। ये एड पीआर के लिए था। अब अगर हम रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म की बात करें तो उन्हें बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ भारत में रेडियो और विश्व में रेडियो और ऐसे ही टीवी के बारे में भी पढ़ना होगा कि अभी इस समय टीवी में मतलब कोई संस्था है अगर टीवी को लेके कोई जो रेगुलेट करती है उसको, तो वो कौन सी है, उसका अध्यक्ष कौन है, या फिर टीवी भारत में कब आया, पहला शो कौन सा था। फिल्मों के बारे में, आपको सिनेमा के बारे में पढ़ना होगा अगर आप रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम 75 नंबर का होता है सिर्फ लिखने के स्तर पर, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है और इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया जाता रहा है अब तक। इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसा कि आपको पहले बताया गया वो 100 नंबर का था, क्योंकि उसमें इस बार ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू इंक्लूड नहीं किया गया था और इसके लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था। एग्ज़ाम पैटर्न अब हमने समझ लिया है कि पेपर कैसा आता है। अब हम जानते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। हम 2 हिंदी और 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और ये पढ़ना ज़रूरी भी है। हिंदी न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है। अगर आपको अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत करनी है, ख़ास तौर से हिंदी पर, तो आपको जनसत्ता पढ़ना चाहिए। आप नव भारत टाइम्स, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। अमर उजाला भी अच्छा अखबार माना जाता है अगर आप दोनों पक्षों को समझना चाहते हैं। और इंग्लिश में आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं या जो भी अखबार जिसकी भाषा आपको सरल लगती हो, जिसकी खबरें आपको अच्छी लगती हो, आप वो पढ़ सकते हैं। और क्योंकि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ तो ट्रांसलेशन भी आएगा, तो इंडियन एक्सप्रेस में पी चिदम्बरम और तवलीन सिंह का आर्टिकल हमेशा, लेख हमेशा छपता है हर रविवार को, और इसे हिंदी में जनसत्ता छापता है। तो आप एक बार इंग्लिश में पढ़ें और उसी लेख को एक बार हिंदी में पढ़ें, तब आप समझ पाएंगे कि भावानुवाद कैसे किया जाता है। यानी जो भी लिखा है उसका भाव समझना कि लेखक क्या कहना चाह रहा है और उसे उसके बाद हिंदी में लिखना। तो आपको अखबार ज़रूर ही पढ़ने हैं और हर छोटी खबर पर भी गौर करना है, क्योंकि कई बार एक कॉलम की खबर होती है जो बहुत ही कोने में दी होती है लेकिन उसमें बहुत बड़ी जानकारी होती है। अगर कोई एड पीआर वाला है तो हो सकता है किसी कंपनी ने अपना एमडी चेंज किया हो, किसी ने अपना सीईओ बदला हो, तो ये सारी खबरें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और ये सारी खबरें पाने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर। उसके बाद अगर आप कोई टीवी चैनल देखना चाहते हैं, ख़ास तौर से अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से, कुछ समझने के उद्देश्य से अगर देखना चाह रहे हैं, तो आपको राज्यसभा टीवी देखना चाहिए। ख़ास तौर से उसके 2 कार्यक्रम, मीडिया मंथन और विशेष कार्यक्रम इसलिए क्योंकि उसमें कुछ भी अगर नया हो रहा होता है विदेश में, देश में, या सरकार की कोई नीति होती है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बताते हैं, उसके हर पक्ष को सामने रखते हैं। और मीडिया मंथन इसलिए क्योंकि मीडिया को लेके क्या नज़रिए बदलते जा रहे हैं, मीडिया में क्या सुधार होने चाहिए, क्या नहीं, हर टॉपिक का अपना एक अलग उद्देश्य होता है, हर एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बहुत ही अच्छी चर्चा होती है, शांति से चर्चा होती है। तो इससे हम हर टॉपिक के विभिन्न पहलू समझ पाते हैं। इसके अलावा अगर आप YouTube चैनल की बात करें तो आप BBC का YouTube चैनल देख सकते हैं। BBC का YouTube चैनल, BBC देखने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि उसकी वीडियो बहुत छोटी होती है लेकिन उनमें जानकारी बहुत काम की होती है। तो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देखना चाहते हैं तो आप BBC देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमें विदेशी मसले सही से समझ में नहीं आते हैं, तो इसके लिए हम लल्लन टॉप देख सकते हैं। लल्लन टॉप YouTube चैनल में जो भी विदेशी खबरें हैं या जो देश की बड़ी खबरें हैं उन्हें बहुत सी विश्लेषणात्मक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पाठकों को समझाया जाता है। और लल्लन टॉप के बारे में कहा जाता है कि एक यूथ ओरिएंटेड चैनल है, तो इसमें हमें हमारी भाषा में खबरें समझ में आने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा आप स्टडी IQ भी देख सकते हो और दृष्टि IAS भी, क्योंकि दृष्टि IAS में हर चीज़ देखने की नहीं ज़रूरत है। इसमें केवल कुछ खबरें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर से सरकार की योजनाएं, वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम अगर मैगज़ीन की बात करें तो इंडिया टुडे की मैगज़ीन हम पढ़ सकते हैं। आउटलुक भी थोड़ी बहुत पढ़ी जा सकती है लेकिन हम इंडिया टुडे को मेन फोकस में रखेंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें रोज़ पढ़ते हैं, 2 अखबार अगर पढ़ लेते हैं और रात में अगर आप दिन की बड़ी खबरें लल्लन टॉप BBC पे देख लेते हैं और जो राज्यसभा टीवी का प्रोग्राम है विशेष, अगर आप वो देख लेते हैं और ख़ास तौर पे ध्यान रखें प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में
जिनका निधन हुआ है या कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो नाम चर्चा में आते हैं कुछ समय के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए, और उसके बाद वो चर्चा से बाहर हो जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से वो नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं पर सवाल बनते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो संभावना है कि IIMC में आपका जो दाखिला है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अखबार हम विभिन्न वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हैं, ख़ास तौर से जो बड़ी खबरें हैं वो तो मिल ही जाती हैं। और जब हम सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो इन्हें केवल हम टाइम पास के लिए अगर नहीं चलाएं, और जो विभिन्न न्यूज़ आती रहती है जिन पे कई अच्छे लोग लेख लिखते हैं, हमें उन्हें पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है सत्याग्रह.com। सत्याग्रह पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बड़े लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिलेंगे, जो आपको इस समय की राजनीति और साहित्य के प्रति समझ आपकी विकसित कर सकते हैं। तो आप सत्याग्रह भी पढ़िए, और अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका बहुत संभावना है कि IIMC में दाखिला हो सकता है। धन्यवाद।